हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को डिस्कस करने वाले हैं, जो 25 जून 2025 को ही डिस्कस कराया गया है। जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 9 सेट को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के लिंक से पूरे वीडियोज़ को, पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं। शुरू करते हैं। 10वां सेट है, इसका पहला क्वेश्चन है सरकार के अंगों में शामिल है। तो सरकार के अंग में शामिल होते हैं, उसमें कार्यपालिका शामिल होती है, विधायिका शामिल होती है और साथ ही न्यायपालिका शामिल होती है। तो याद रखेंगे कि सरकार के अंगों में तीनों शामिल हो जाएगा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे वैसे ही संसद में भी 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति होता है, उसके बाद उच्च सदन जो होता है राज्यसभा होता है और लोकसभा निम्न सदन, ये तीनों जो हैं संसद में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे यह थे भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे ये जो संविधान सभा थे, संविधान सभा में टोटल 12 महिला सदस्य थी तथा साथ ही उसमें अनुसूचित जनजाति सदस्य जो थे यह टोटल 33 थे। याद रखेंगे कि संविधान सभा में 12 महिला सदस्य थी और 33 जो थे यह अनुसूचित जनजाति सदस्य शामिल थे। साथ ही याद रखेंगे कि एक संचालन समिति थी, संचालन समिति के जो सदस्य थे अध्यक्ष यह राजेंद्र प्रसाद थे। वैसे ही एक थी राष्ट्रध्वज और तदर्थ समिति, इसके भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और संघ संविधान समिति है, इसके भी अध्यक्ष जो जवाहरलाल नेहरू थे। इन सभी बातों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई हो तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा। तो सबसे पहले जो अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसे उपराष्ट्रपति के द्वारा उनके पद को संभाला जाता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो। उपराष्ट्रपति का पद जब खाली रहता है तो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उसकी भूमिका निभाया जाता है। लेकिन यहाँ पे तीनों पद खाली बोला गया है, तो यह हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है उसको जो है राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पे अन्य के जगह पर आप लोग सबसे जो वरिष्ठतम होगा वह लिख सकते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, मिलान करना है। सर्वोच्च न्यायालय के रीट संबंधी जो अधिकार है यह दिए हुए हैं अनुच्छेद 32 में। उसके बाद उच्च न्यायालय के रीट संबंधी जो अधिकार है यह दिए गए हैं अनुच्छेद 226 में। साथ ही उच्चतम न्यायालय की अपने आदेश या निर्णय के पुनर्वालोकन की शक्ति जो दी गई है यह अनुच्छेद 137 में दी हुई है। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना और जो गठन है यह दी गई है अनुच्छेद 124 में। तो मिलान करेंगे, पहला का हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा का हो जाएगा 4 हो जाएगा, तीसरा का हो जाएगा 2 हो जाएगा और चौथा का 1, यानी 3 4 2 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए है 3 4 2 1, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ कौन सा है। तो जो धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता है, तो पंथ निरपेक्षता को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 1976 में जोड़ा गया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और साथ ही याद रखिएगा कि जो धर्मनिरपेक्षता होता है या पंथ निरपेक्षता, इसका मतलब होता है कि राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। भारत विभाजन जो है यह द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अगला स्टेटमेंट है कि धर्म के आधार पर 2 प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ था, यह भी सही है। उसके बाद है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी, यह भी सही है। नेक्स्ट है कि विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी, यह गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। गलत को चूज करना है। पहला है कि 1960 में बम्बई से अलग कर
महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे, जो कि सही स्टेटमेंट है। अगला है मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया था। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा यह तीनों जो है आसाम से अलग होकर बनाए गए थे। याद रखेंगे कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों आसाम से अलग करके बनाए गए थे, जो कि यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो असत्य कथन को चूज करना है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि नागालैंड राज्य का जो गठन हुआ था 1963 में हुआ था, यह सही है। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है 1987 में वजूद में आए थे, यह भी सही है। नेक्स्ट है 1975 के आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति थे? तो 1975 के आपातकाल के दौरान जो है राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपात लगा था यह लगा था 25 जून 1975 को, इसलिए बीजेपी के द्वारा जो है संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है। याद रखेंगे कि बीजेपी सरकार के द्वारा जो है संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप में किसके द्वारा परिलक्षित होती है? तो यह परिलक्षित होती है 7वीं अनुसूची के द्वारा, क्योंकि जो संघात्मक व्यवस्था है इसमें शक्तियों के बंटवारा के बारे में बताया गया है। और संघात्मक व्यवस्था जो है यह भारत के द्वारा कनाडा से अपनाया गया है। याद रखेंगे कि कनाडा के संविधान से जो है संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और इसमें शक्तियों का बंटवारा है, जो कि 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। इसलिए ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत चीन समझौता 1954 के अंतर्गत शामिल पंचशील सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है सम्मिलित नहीं था? तो इसमें जो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यह सम्मिलित था। नेक्स्ट है एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न करना, यह भी शामिल था। उसके बाद रक्षा व्यय में क्रमागत रूप से कमी लाना, यह शामिल नहीं था। और समानता और पारस्परिक जो लाभ है यह भी शामिल था। तो याद रखेंगे कि जो भारत चीन का समझौता हुआ था यह 1954 में किया गया था और इसमें शामिल किया गया था पंचशील सिद्धांत, जिसमें 5 सिद्धांतों को शामिल किया गया था। इसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व शामिल था, एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न करना यह भी शामिल था और समानता और पारस्परिक लाभ भी शामिल था। नेक्स्ट है सरकारी सेवाओं में कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के 2 उपबंध जो स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं, तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद जो 32 है यह सुप्रीम कोर्ट के लिए है और अनुच्छेद जो 26 है यह हाई कोर्ट के लिए है। याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 32 के तहत दी जाती है और हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है यह अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दी जाती है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें सूची 1 और 2 दिया हुआ है, मिलान करना है। सूची 1 में विटामिन का नाम है और 2 में अभावजन्य रोग दिया हुआ है कि उसकी कमी से होने वाले रोगों का नाम है। ऑप्शन देखते हैं। विटामिन ए है जिसको रेटिनॉल बोलते हैं, इसकी कमी से दृष्टिहीनता होती है, तो इसका मिलान 3 हो जाएगा। उसके बाद B1 जिसको बेरी इसकी कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो इसका मिलान जो हो जाएगा यह हो जाएगा 3 1 4 2। 3 1 4 2 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे विटामिन के साइंटिफिक नेम याद रखेंगे। जो विटामिन ए है इसको बोला जाता है रेटिनॉल। उसके बाद है विटामिन बी, विटामिन बी को बोलते हैं थायमीन। अगला है विटामिन सी, विटामिन सी को बोलते हैं अस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट है विटामिन जो डी होता है, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। याद रखेंगे विटामिन डी जो है इसे बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। उसके बाद विटामिन ई होता है जिसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। और एक होता है विटामिन के, तो विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्विनोन। याद रखेंगे विटामिन के को फिलोक्विनोन बोलते हैं। नेक्स्ट है केचुए में
श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला है केंचुआ नासिक ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करते हैं, जो कि गलत दिया हुआ है। अगला है केंचुए त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। सही स्टेटमेंट ऑप्शन बी हो जाएगा कि केंचुए जो है यह त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे जो केंचुआ होता है यह एनलेडा संघ के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे केंचुआ जो है यह एनलेडा संघ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो वायु से जो कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है यह ली जाती है स्टोमेटा के द्वारा। तो स्टोमेटा जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं रंध्र। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि पादप के जो है रंध्र होता है, जो पत्तियों में छिद्र होता है उसको रंध्र बोलते हैं। इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है? तो किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में श्वसन दर जो होती है यह 15 से 18 प्रति मिनट होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो अग्निरोधक बनाती है, और यह परत जो है निम्नलिखित में से किसकी परत होती है? तो यह अग्निरोधक परत होती है जो कि मेलानाइन की बनी होती है। याद रखेंगे यह मेलामाइन की बनी होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन जो है इस सेट में कितनी बार रिपीट हो चुका है, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत जो है भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है? तो भूस्पंद के लिए उत्तरदायी हो जाएगा क्रस्ट यानी भूपरपट्टी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधों के तने की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो पौधे के तने में जो परिधि में वृद्धि होती है यह होती है लेटरल मेरिस्टेम के कारण। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं पार्श्व विभाज्योतक या इसको बोलते हैं कैम्बियन। और साथ ही याद रखेंगे जो पौधे की लंबाई बढ़ती है यह एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा होती है, शीर्षस्थ विभाज्योतक के द्वारा। लेकिन यहाँ पे पौधे की तने की परिधि के बारे में पूछा गया है, जिसमें वृद्धि जो होती है यह लेटरल मेरिस्टेम के कारण होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो यह हो जाएगी ब्रोमीन, जो कि सामान्य वातावरण में भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो जल की कठोरता के लिए जो है उत्तरदायी हो जाएगा, यह हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन कोशिका की आंतरोशिम जो होता है इंडोथर्मिक क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? तो हो जाएगा एटीपी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह एटीपी जो है यह ग्लूकोज से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है यह ब्लॉक डी को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो ब्लॉक डी होता है यह एस और पी के बीच में स्थित होता है, ब्लॉक डी। नेक्स्ट है थाइमस ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है यह ग्रंथि जो है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करती है, जो कि गलत दिया हुआ है। यह थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्राव करती है, यह हो जाता है थाइमोसिन। याद रखेंगे कि थाइमस ग्रंथि जो होता है यह थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा यही गलत है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट सही दिया हुआ है कि यह प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का कमजोर होना थाइमोसिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है इसमें भी मिलान करना है। 25 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है, जिसमें किरण या तरंगे दिए हुए हैं और उसका अनुप्रयोग दिया हुआ है। पहला है गामा किरण। तो जो गामा किरण है
यह कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में प्रयोग होता है। अगला है एक्स किरण। तो जो एक्स किरण होता है यह नैदानिक साधन और उपचार में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है पराबैंगनी किरण। तो जो पराबैंगनी किरण है यह जल शोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने में मदद करता है। और एक है अवरक्त किरणें जो मध्य ताप बनाए रखने में मदद करता है। तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा पहले हो जाएगा 2, फिर 4, फिर 1, फिर 3। 2, 4, 1, 3। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही है। तो ओम का जो नियम होता है V = IR। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वासियोकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला है कि यह प्रोटीन की अल्पता से उत्पन्न होने वाला विकार है, यह सही है। नेक्स्ट है यह 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों जिनका पोषण माँ के दूध द्वारा होता है, जो कि गलत दिया हुआ है। यह जो है 1 से 3 वर्ष के जो एज के बच्चे होते हैं उनमें होता है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। तो जिसमें पूछा गया है गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें भी मरासमस की तरह हाथ पैर पतले हो जाते हैं, जो कि सही है। और यह उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन वाला आहार देने से होता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति होती है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यह एंटी एसिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है यह होता है MgOH2। नेक्स्ट है अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का प्रयोग करते हैं। तो चमगादड़ जो है पारश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो श्रव्य तरंग होता है तो श्रव्य तरंग जो होता है यह 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है, जो यह श्रव्य तरंग होता है, यानी इसको हम लोग सुन सकते हैं। और जो 20 हर्ट्ज से कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं अश्रव्य तरंग, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। और जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है इसको बोलते हैं पराश्रव्य तरंग। याद रखेंगे जो कि चमगादड़ के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उपयोग किया जाता है। पराश्रव्य तरंग होता है जो कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है यदि एक वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा वेग जो है दोगुना कर दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा होगा। तो गतिज ऊर्जा जो होती है इसका फॉर्मूला होता है ½ mv²। तो जब करेंगे हाफ m मतलब मास को जो आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा m/2, और वेग को दोगुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2v², यानी 2v² का मतलब हो जाएगा 4v²। और इसमें से हम जो अलग करेंगे 1/2 है, 1/2 इंटू m/2, और ये हो जाएगा 4v²। तो अलग करेंगे तो हाफ, इसमें से m को अलग करेंगे तो m आ जाएगा, और v² को अलग करेंगे तो v² आ जाएगा। जो बाहर बच जाएगा यह बच जाएगा इंटू 4/2। तो ½ mv² तो पहले से था, यह 4/2 = 2 हो जाएगा, यानी जो यह जो हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दूध से क्रीम या दही से मक्खन निकालना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दूध से क्रीम या दही से मक्खन निकालना जो है यह काम करता है अपकेंद्री बल पर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से रोग जो हैं जीवाणुओं से नहीं होते हैं। तो जीवाणुओं से नहीं होते हैं चूज करना है। जीवाणुओं से नहीं होने वाले हो जाएंगे पोलियो जो होता है यह जीवाणुओं से नहीं होता है। उसके बाद है खसरा, यह भी जीवाणु से नहीं होता है। और उसके बाद है मलेरिया, यह परजीवी के कारण होता है। बाकी जो है यह टीबी जो होता है यह जीवाणु से होता है, और टाइफाइड जो होता है यह जीवाणु से होता है। लेकिन पूछा गया है जीवाणु से नहीं होते हैं, इसमें होते हैं बी, सी और ई। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करें। संक्रामक रोग जो नहीं है उसको चूज करना है। इसमें जो कैंसर हो जाएगा यह संक्रामक रोग नहीं है। बाकी जो है ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी है यह संक्रामक है, हैजा भी फैलता है, और चिकन पॉक्स भी संक्रामक है, यह भी फैलता है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
उत्तल दर्पण को डैश भी कहते हैं। तो जो उत्तल दर्पण होता है इसको हम लोग अपसारी भी बोलते हैं, याद रखेंगे। और जो अवतल दर्पण होता है इसको अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो इसमें पूछा गया है उत्तल दर्पण जो कि अपसारी होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील। तो जो स्टेनलेस स्टील है यह होता है मिश्र धातु। उसके बाद स्वर्ण जो होता है यह अक्रिय गैस होता है। और उसके बाद सल्फर जो होता है, सल्फर अधातु होता है। और मैग्नीशियम जो होता है यह धातु होता है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, पहले हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। 3 4 1 2 जो है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत का देशांतरीय विस्तार, तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो हो जाएगा यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व यह हो जाएगा देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। नेक्स्ट है कंचनजंगा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो जो कंचनजंगा है यह सिक्किम में स्थित है, जो कि दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में स्थित है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित निम्नलिखित दर्रे को व्यवस्थित करें। तो सबसे पूर्व जो हो जाएगा यह अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा दीफू। उसके बाद जेलिपला हो जाएगा या सिक्किम हो जाएगा, नीति हो जाएगा उत्तराखंड में, उसके बाद रोहतांगला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी है। तो गंगा नदी में दाहिनी तरफ से सहायक नदी आती हैं यमुना, चंबल, सोन, बेतवा और केन। तो इसमें ऑप्शन में सोन दिया हुआ है, तो दाहिनी तरफ से गंगा नदी में सोन आती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि गंगा नदी में जो सहायक नदियाँ दाहिनी तरफ से आती है उसमें शामिल है जमुना, चंबल, सोन, बेतवा और केन शामिल है। नेक्स्ट है उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य जो है लगभग 75 सेमी की उच्चतम वर्षा होती है। तो यह होती है कोरोमंडल के तट के सहारे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल जो है समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है। तो यह हो जाएगा लोथल। याद रखेंगे कि सैंधव सभ्यता का जो समुद्र व्यापार हो जाएगा यह लोथल से होता था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो कालीबंगन है, कालीबंगा से काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले थे। उसके बाद जो धौलावीरा है यहाँ से उन्नत किस्म का ड्रेनेज प्रणाली प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। पहले है अजातशत्रु, फिर बिंदुसार और प्रसेनजीत। इनमें से कौन कौन जो है बुद्ध के समकालीन थे। तो बुद्ध के समकालीन इसमें अजातशत्रु और प्रसेनजीत थे। ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो यह कही गई है अभिज्ञान शाकुंतलम में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो हर्षचरित है इसके जो लेखक हैं इनका नाम है बाणभट्ट। बाणभट्ट इसके लेखक हैं। मुद्रा राक्षस जो है इसके लेखक हैं शूद्रक, मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त हो जाएंगे और मृच कटकम के जो हो जाएंगे यह हो जाएंगे शूद्रक। याद रखेंगे। और मुद्रा राक्षस के हो जाएंगे यह हो जाएंगे विशाख दत्त। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। तो द्वितीय क्षेत्र में इंडस्ट्री शामिल होते हैं, इसलिए ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा विनिर्माण राइट आंसर हो जाएगा। जो पशुपालन, वानिकी और उत्खनन है यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आते हैं जिसमें बैंकिंग और शिक्षा शामिल होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है। तो भारत में निर्धनता रेखा का जो आकलन किया जाता है यह राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी
NSSO के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी राष्ट्र की औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना निम्नलिखित में से किस प्रकार की जा सकती है? तो यह की जाती है कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे करके। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो विश्व व्यापार संगठन है WTO, इसका स्थापना किया गया था 1995 में और इसका जो मुख्यालय है यह स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी यह 12 जुलाई 1982 को हुई थी और जो नाबार्ड का मुख्यालय है यह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करता है? तो सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करता है कि किसी घरेलू अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है? तो भारत में करेंसी नोट जो जारी की जाती है ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है और जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका स्थापना किया गया था 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। साथ ही याद रखेंगे इसके जो गवर्नर है भारतीय रिजर्व बैंक के यह अभी संजय मल्होत्रा है। याद रखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा है। इसका स्थापना 1935 में किया गया था और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में किया गया था और इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो सबसे पहले जो आए थे ये आए थे हिंद यवन। तो हिंद यवन आए थे, फिर उसके बाद जो आए थे शक आए थे, फिर हिंद पार्थियन आए थे, फिर कुषाण आए थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ जो है अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ लेख है यह समुद्रगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि इलाहाबाद का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है यह लिखा गया था हरिश्चंद्र के द्वारा जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण किन दो शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया गया था यह करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका शुरुआत किया था और इसे इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहले मंदिर का नाम दिया हुआ है, फिर स्थान का नाम दिया हुआ है। तो जो सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर जो है यह कोणार्क में स्थित है। तो पहला का मिलान जो हो जाएगा यह 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद है लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है। उसके बाद जैन मंदिर जो है यह माउंट आबू में है और कंदरिया महादेव मंदिर यह खजुराहो में है। तो हमारा मिलान हो जाएगा, पहले हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा और फिर 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1911 में आयोजित हुए दिल्ली दरबार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही दिया हुआ है? सही स्टेटमेंट को चूज करना है कि इसमें 1905 ईस्वी में हुए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, 1911 में रद्द किया गया था। यह लॉर्ड हार्डिंग के काल में रद्द किया गया था जो कि सही दिया हुआ है। अगला है कि इसमें ब्रिटिश भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी या ट्रांसफर जो की गई थी 1912 में की गई थी, यह भी सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जो कि सही है। नेक्स्ट है कि लोग जालियांवाला बाग में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे, यह भी सही है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जो है जनरल डायल ने दिया था, यह भी सही है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें
उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है 2 सितंबर 1946 में गठित कांग्रेस की अंतरिम सरकार में नेहरू को कौन सा पद प्रदान किया गया था, तो नेहरू को इसमें प्रधानमंत्री बनाया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्न में से किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, तो जो फूलों की घाटी है यह उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड हिमालय में। नेक्स्ट है उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, तो मोलेसिस बेसिन जो कहा जाता है यह कहा जाता है मिजोरम को। याद रखेंगे, मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है, तो शरावती नदी पर स्थित है, यह हो जाएगा जोग जलप्रपात। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो शिव समुद्रम जलप्रपात है यह कावेरी नदी पे है। उसके बाद है दूध सागर जलप्रपात जो कि मंडोवी नदी पर है, और एक है धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा पर स्थित है। याद रखेंगे धुआंधार जो है यह नर्मदा पर है, उसके बाद शिव समुद्रम जो है यह कावेरी नदी पर है, और दूध सागर जो है यह मंडोवी नदी पे है। नेक्स्ट है रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है, तो रिंग ऑफ फायर जो है यह प्रशांत महासागर की विशेषता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा मुक्त होती है वह उत्पन्न होती है, तो यह जो उत्पन्न होती है जल से उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या जो है पुरुष जनसंख्या से अधिक है, तो महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक हो जाएगा। स्टेट ऑप्शन देखते हैं, यह हो जाएगा पुडुचेरी में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, और यह दिवस जो है पहली बार किस वर्ष मनाया गया था, तो जो प्रवासी भारतीय दिवस है यह महात्मा गांधी के इंडिया वापस आने के चलते 9 जनवरी, याद रखेंगे कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, इसलिए 9 जनवरी के जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, और यह पहली बार 2003 में मनाया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली जो है देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है, तो यह हो जाएगी मणिपुरी। यह देवदासी नृत्य शैली का परंपरा का विरासत नहीं है। बाकी जो है उड़ीसी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, यह जो नृत्य शैली है देवदासी नृत्य परंपरा का विरासत है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका उद्देश्य जो है राज्य के तहत प्रमुख भूमिका निभाते हुए आर्थिक विकास को गति देना था, को किस रूप में भी जाना जाता है, तो इसे पीसी महालनोबिस के रूप में जाना जाता है। यानी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और साथ ही याद रखेंगे कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी यह हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय को किसको सूचित करे, तो हो जाएगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद जो 78 है इसके अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय को राष्ट्रपति को सूचित करे। नेक्स्ट है शीर्ष बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक, इसका राष्ट्रीयकरण वर्ष किस वर्ष में किया गया था, तो यह 1949 में किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1949 में किया गया था, और भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना किया गया था यह 1935 में किया गया था। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए चुने गए हैं, तो यह चुने गए हैं राम वी सुतार। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किया गया है यह राम वी सुतार के द्वारा ही किया गया है, और इन्हें महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस शहर को
असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो असम राज्य की दूसरी राजधानी हो जाएगा डिब्रूगढ़। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश जो है ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है? तो ब्रिक्स में जो 5 बाद में नए सदस्य शामिल हुए हैं उसमें सऊदी अरब जो है शामिल नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे 10वां सदस्य हो जाएगा। 10वां सदस्य जो बना है यह इंडोनेशिया बना है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश की झांकी ने, जो कुंभ पे आधारित थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के किन 2 स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियाँ। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो PMSYM जो है किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा प्रशासित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केरल के किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? तो यह हो जाएगा कोझिकोड, जो कि केरल का है। केरल के कोझिकोड शहर को आधिकारिक तौर पे भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी में दिया हुआ है कोझिकोड। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा PM वाणी योजना किससे संबंधित है? तो PM वाणी योजना जो है यह सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों पदक की तालिका में सर्विसेज जो है यह शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 38वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ है यह उत्तराखंड में हुआ है। याद रखेंगे, 38वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ है यह उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो जो छत्तीसगढ़ी बोली है यह पूर्वी हिंदी का भाग है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम हो जाएगा, पहले पाली हो जाएगा, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर उसके बाद हिंदी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस तिथि को हिंदी में राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो यह हो जाएगा 14 सितंबर 1949। इसको हिंदी में राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और प्रत्येक वर्ष जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, चंचल मन वाला अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? तो चंचल मन वाला के लिए सही लोकोक्ति जो हो जाएगी ये हो जाएगी घड़ी में तोला, घड़ी में मासा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस विकल्प में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है? तो संप्रदान कारक जो है यह के लिए प्रयोग होता है। तो यह हो जाएगा बच्चों के लिए मिठाई लाओ। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अंतः प्लस निहित। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सब लोगों से संबंध रखने वाला जो होता है यह वाक्यांश के लिए सही शब्द हो जाएगा सार्वजनिक। याद रखिएगा कि सब लोगों से संबंध रखने वाला सार्वजनिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें गलत स्पेलिंग वाला चूज करना है। इसमें इंट्रोगेशन जो है सही है, उसके बाद मैजिस्ट्रेट यह भी सही है, प्रिलिमिनरी यह भी सही है, यह डिसिप्लिनरी जो हो जाएगा यह गलत दिया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डिसिप्लिनरी जो हो जाएगा इसका स्पेलिंग हो जाएगा DISCI, उसके बाद PLINARY हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाइल आई अग्री टू हिज प्रपोजल दिस टाइम आई डू नॉट ऑफ्टन एग्री विद हिम। ऑप्शन जो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थॉमस कप जो है थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है।
ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो यह होता है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके द्वारा जो है भारत में चुनाव कराए जाते हैं। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अब मैथ शुरू है। मैथ का मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 91 का। नेक्स्ट है 92 का जो आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है 93 का जो आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 94, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है 95 का जो आंसर हो जाएगा यह भी सी हो जाएगा। 96 का आंसर यह ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 97, इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद है 98 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 99 है, 99 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 140। उसके बाद 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 0.12।